ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज के इस युग में जहाँ केवल भौतिकता की बातें होती हैं, वहाँ पर साहित्य की बातें, साहित्यिक पत्रकारिता की बातें हो रही हैं। इसके लिए मैं आप सबकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ और आयोजकों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि आज के इस बदलते परिवेश में साहित्यिक पत्रकारिता कहाँ है। साहित्यिक पत्रकारिता के मूल्य क्या अभी भी उतने हैं या छीज रहे हैं? इसका भविष्य क्या है और इसके साथ हमारी उपलब्धियां क्या होने वाली हैं? सामान्य पत्रकारिता आप देखेंगे तो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई है। आप सभी लोग समाचार देखते हैं, समाचार चैनल देखते हैं, तो कई बार लगता है कि जो राजनीतिक और सामाजिक पत्रकारिता चैनलों पर दिखाई जा रही है वो विक्षोभित करने वाली है। पत्रकारिता अपने निष्पक्षता के लिए जानी जाती है, अपने बोल्ड विचारों के लिए जानी जाती है और सामाजिक सरोकारों के लिए जानी जाती है। लेकिन आज का मुझे कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कहीं न कहीं राजनीतिक समूहों में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में साहित्यिक पत्रकारिता का दायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग हो उसे दिशा देने का, संस्कार देने का काम साहित्य का है और साहित्यिक पत्रकारिता का है। आज हमारे साथ साहित्य जगत के और पत्रकारिता जगत के दोनों को मिला दें तो साहित्यिक पत्रकारिता जगत की दो बड़ी विभूतियां हैं। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे इनसे संवाद करने का अवसर मिला हुआ है। तो मैं कुछ अपनी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से प्रश्न रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज का यह संवाद निश्चित रूप से उपलब्धिपूर्ण होगा। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आदरणीय ओम थानवी जी का रुख करूंगा। आपने परिचय में सुना, वैसे भी आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी 43 वर्षों की लंबी पत्रकारिता रही है, संपादक रहे हैं और जनसत्ता जैसे अखबार के संपादक रहे हैं। संपादन के अतिरिक्त आपने अध्यापन का कार्य भी किया है, मास कम्युनिकेशन और मीडिया को लेकर के, और आज भी आप एक विश्वविद्यालय के फाउंडर वीसी हैं और इस काम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय थानवी जी से यह जानना चाहूँगा कि आपकी इस लंबी साहित्यिक पत्रकारिता या समाचार पत्रों की पत्रकारिता का दौर आपने देखा है। पहले तो आप ये बताएं कि साहित्यिक पत्रकारिता और सामान्य पत्रकारिता में आप कितना अंतर और कितनी समानता देखते हैं? धन्यवाद। एक तो मैं अभी कुलपति नहीं हूँ, था एक विश्वविद्यालय स्थापित किया और पत्रकारिता का तो आपने ठीक कहा कि लंबा अनुभव हुआ। नंदकिशोर जी आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं लेकिन पत्रकार भी रहे हैं और एक मरुदीप साप्ताहिक निकालते थे बीकानेर से, तो इनके साथ में 77-78 में काम शुरू किया। तो अब तो लगभग 50 साल अगले साल हो जाएंगे। साहित्यिक पत्रकारिता क्या है, आपने जो कहा, तो परिभाषाएं तो देखिए मेरा काम नहीं है और प्रेम जन्मे
इस बारे में और अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। पर मेरी अपनी समझ से मैं ये मानता हूँ कि जो साहित्य को जगह दे पत्रकारिता में, वो साहित्यिक पत्रकारिता है। यानी केवल साहित्य की पत्रिकाओं को साहित्यिक पत्रकारिता में नहीं मानता हूँ, वो एक तरह का उनको हाशिए पे धकेलने वाला काम होगा। साहित्य को जो भी मीडिया में, क्योंकि मीडिया शब्द इसलिए चलन में है कि उसका दायरा बहुत बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ छापे का काम था, अखबार थे, पत्रिकाएं थीं, लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल भी हैं, डिजिटल पत्रकारिता भी है। जो भी साहित्य को जगह दे वो पत्रकारिता साहित्यिक पत्रकारिता मैं मानता हूँ। और हमारे यहाँ एक वक्त में तो साहित्य की बहुत जगह रहती थी, अब दुर्भाग्य से नहीं है, क्योंकि साहित्य की जगह निकालने के लिए संपादक की समझ भी साहित्य की होनी चाहिए और उसका रुझान भी उस तरफ होना चाहिए कि वो उस तरह के लोग अपने माध्यम से जोड़ सके जो साहित्य की समझ रखते हों। ये आसान नहीं होता है, पर हमने ये भी देखा है कि किसी वक्त में साहित्य को खूब जगह देने वाले और खुद बहुत बड़े साहित्यकार धर्मवीर भारती, उनके रहते धर्मयुग में किताबों की समीक्षा छपनी बंद हो गई थी, कोई किताब की समीक्षा नहीं छपती थी। तो किताबों के बारे में कैसे दुनिया को पता चलेगा? एक दौर था जिसमें बहुत जगह होती थी, किताबों की समीक्षाएं छपती थीं, और साहित्य की किताबों का मतलब सिर्फ किताबें नहीं है, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी, रोज़गार कैसे करें और चार्ट कैसे बनाएं, ये सारी आजकल तो अभी बड़ा मुश्किल हो गया है। जो साहित्य के नाम पे समारोह होते हैं, लिट फेस्ट जिनको कहा जाता है, तो उनमें मुझे भी जाने का बहुत अवसर मिला है। तो कोई भी किताब जो छपती है वो सब साहित्य वहाँ कहलाती है, और वहाँ पे पाक शास्त्र से लेकर के, जो कि कोई बुरा विषय नहीं है। हम जब साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य की जो विधाएं मानी जाती हैं, यानी कल तक तो संस्मरण की विधा भी साहित्य नहीं मानी जाती थी। तो अच्छा हुआ कि ममता जी को सम्मान मिला और उसको मान्यता मिल गई। मुझको भी जब मोहनजोदड़ो पे बिहारी पुरस्कार मिला, तब भी थोड़ा उस वक्त माना, लोग कहते थे कि ये तो साहित्य की विधा तो कविता है, कथा है, लेकिन साहित्य की विधाओं का दायरा फिर भी थोड़ा व्यापक है। व्यंग्य बहुत बड़ी विधा उसमें है, लेकिन हर कोई चीज़ जो किताब छपती है वो साहित्य है। अंग्रेजी में तो कहा जा सकता है। एक बार किसी ने मुझे बताया कि देखिए, आप लोगों की अंग्रेजी हिंदी वालों की खराब है, हमारे यहाँ तो होटल का जो मेन्यू होता है वो भी लिटरेचर ही कहलाता है, कि वो लिटरेचर ज़रा लेके आइए वगैरह। और भी जगह जगह लिटरेचर का इस्तेमाल होता होगा, अब मुझे नहीं पता। हम जिस साहित्य की बात करते हैं वो रचनात्मक जो चीज़ें लिखी जाती हैं, उनको कितनी जगह माध्यमों में मिलती है, मीडिया में मिलती है। तो मेरा सोचना ये है कि साहित्य का दायरा ये है, लेकिन अब वो दायरा रहा नहीं, और वो समझ भी नहीं है, क्योंकि समझ बाज़ार में तो मिलती नहीं है कि आप खरीद के ले आएँ, वो अर्जित करनी होती है। अगर संपादक का लिखने पढ़ने का संस्कार है, मेरे मित्र संकेत आए हैं, इनके पिताजी हमारे दोस्त मधुकर उपाध्याय, मतलब उस दौर में ऐसे लोग थे जो खुद लिखते थे, और उनकी अपनी समझ जो है वो लेखक के नाते ही नहीं, पढ़ने एक पाठक के नाते भी बहुत ही गहरी होती थी। खूब पढ़ने वाले संपादक हमको मिलते थे। और एक दौर था जिसमें तो साहित्यकार ही पत्रिकाओं के, वो पत्रिकाएं साहित्य की पत्रिकाएं नहीं थीं। दिनमान साहित्य की पत्रिका नहीं थी, धर्मयुग साहित्य की पत्रिका नहीं थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान साहित्य की पत्रिका नहीं थी। तो इस तरीके से लेकिन जो साहित्यकार थे, अज्ञे हों, चाहे धर्मवीर भारती हों, मनोज श्याम जोशी हों, कमलेश्वर हों, रघुवीर सहाय हों, तो आपको एक लंबी, नंदकिशोर जी यहाँ बैठे हुए, इन्होंने एक पत्रिकाएं निकाली, साहित्य की पत्रिकाएं भी निकाली, चिट्ठी वगैरह, लेकिन जिसको आप मुख्य धारा की पत्रकारिता कह सकते हैं, उसमें भी साहित्य की जगह उन लोगों ने बना के रखी, क्योंकि साहित्यकार थे या साहित्य का संस्कार था। मैं तो अपने आप को साहित्यकार नहीं मानता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि पढ़ने का एक सिलसिला चला रहा तो साहित्य की समाज में अहमियत और उसके लिए जगह निकाल के रखना चाहिए। तो जब मैं 80 के दशक में इतवारी पत्रिका साप्ताहिक का संपादन करता था जयपुर में, तब भी उसमें आगे भी लिखते थे, विद्या निवास में से रमेश चंद्र शाह आचार्य जी का भी स्तंभ उसमें हुआ करता था, कृष्ण कुमार जी भी शिक्षा पर लिखते थे। तो एक जगह निकाल के रखना और एक बौद्धिक परिवेश हिंदी में बचा रहे, इसकी चेष्टा उस दौर में हम लोग करते थे। तो जब मैं जनसत्ता में आया, जिसमें लगभग 26 साल मैंने काम किया, तो उस वक्त भी ये चेष्टा रहती थी कि साहित्य की एक, जबकि मुख्य धारा का जिसको अखबार कहा जाता है, तो वो तो
बाकी सारी चीज़ें कवर करता है। और राजनीति जैसे तो हम लोग इतने कहना चाहिए कि आक्रांत हैं कि अखबार उसी से भरा मिलेगा। एक राजनेता अगर मर जाता है तो उसकी खबर, बड़ी खबर छपेगी, और लेखक मर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हुआ तो आप दोनों को जान के सुखद आश्चर्य होगा कि नवभारत टाइम्स में उस वक्त बैनर, जो मतलब सबसे बड़ी खबर मानी जाती है 8 कॉलम या 6 कॉलम में, वो छपी थी नवभारत टाइम्स में, क्योंकि संपादक अज्ञेय थे। तो जो मैंने कहा कि समझ बाजार में नहीं मिलती है, वो समझ अगर है तो संपादक जो है वो उस चीज़ को समझता है, वरना निर्मल वर्मा चले गए, लोगों को पता ही नहीं चला। मतलब बड़े बड़े हमारे वक्त की बड़ी विभूतियाँ, बड़े साहित्यकार जब जब गए, मैंने गौर से देखा कि कितने अखबारों में उनकी खबर छपती है या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी छपती है। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो, शून्य मामला है। कुछ अखबार हैं जो पूरा पन्ना छापते हैं किसी बड़े लेखक के जाने पे, विनोद कुमार शुक्ल गए तो कुछ अखबारों ने, लेकिन कुछ अखबारों ने। लेकिन हम जब पत्रकारिता की बात कर रहे हैं या साहित्यिक पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो केवल हिंदी की बात न कीजिए। थोड़ा सा दायरा अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। हिंदी साहित्य को अंग्रेजी पत्रकारिता में तो जगह नहीं है। और फिर अब चूंकि पत्रकारिता का दायरा बढ़ गया, टेलीविज़न भी आ गया, डिजिटल भी है, ऑनलाइन वगैरह पोर्टल, तो उनमें कितनी जगह साहित्य की है। वायर में थोड़ा बहुत अशोक जी का कॉलम कभी कभार जो पहले जनसत्ता में छपता था आपको मिलेगा, और थोड़े पोर्टल भी इसकी जगह निकालते हैं। लेकिन बाकी आप देखें आजकल यूट्यूब पे इतने चैनल हो गए हैं, उनमें साहित्य की जगह कहाँ है। वो कहेंगे साहित्य बिकता नहीं है क्योंकि आपको पैसा चाहिए। तो हर काम अगर पैसे के हिसाब से ही देखा जाएगा तो फिर साहित्य में तो फिर वही होगा कि आप साहित्य का समारोह कीजिए और उसमें दही भल्ला कैसे बनाएं वगैरह, उनकी किताबों को भी साहित्य मान के कीजिए, और सिनेमा के लोगों को बुलाइए क्योंकि वो इस तरह की उनका ग्लैमर है कि उनके नाम पे स्कूल कॉलेज के बच्चे भीड़ जमा होगी देखने के लिए, कि देखिए हम उनको देखने के लिए जाते हैं। और जो सिनेमा के लिए गीत लिखते हैं, गाने लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, उनको आप महान साहित्यकार की तरह वहाँ पेश कीजिए और वो क्या सोचते हैं उनको बड़े विचारक के रूप में पेश कीजिए। तो ये सारा पूरे समाज को भ्रमित करने का सिलसिला जो है ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन साहित्य की जगह, साहित्यिक पत्रकारिता जिसे कहते हैं, जिसके बारे में आपने पूछा, वो साहित्यिक पत्रकारिता है ही नहीं। यहाँ तक कि साहित्य के जो समारोह होते हैं, पैसा दे के खबरें छपवाई जाती हैं। क्या करते हैं कि जो अखबार होते हैं, स्थानीय अखबार, उनको कहते हैं ये हमारे पार्टनर हैं। न वो कुछ लेते हैं न देते हैं, पर हाँ ये है कि उनका नाम चूँकि छपता है तो भ्रम में रहते हैं, फिर उनकी खबरें हमने थोड़ी अखबारों में छप जाती हैं। वरना साहित्य की जगह पत्रकारिता में घट गई है। लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता का अतीत जो है वो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम हिंदी में जितना मैंने देखा बहुत समृद्ध रहा है। लेकिन अब वो छीज गया, अब वो नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और आज साहित्यिक पत्रकारिता और ख़ास करके समाचार पत्रों में साहित्य कहाँ है, इस पर जो बातें कही वो थोड़ी चिंतनीय भी हैं और चिंता करने योग्य भी हैं। अभी आपने एक बात कही कि पहले समाचार पत्रों में संपादक ज़्यादातर साहित्यकार होते थे। जैसे विद्यानिवास मिश्र जी की बात कर लें या जनसत्ता की ही बात करें तो प्रभास जोशी से लेकर के आप तक ये परंपरा चलती रही है। अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कदाचित किसी छोटे अखबार में या कहीं संपादक साहित्यकार हो सकता है। तो इसके पीछे मैं जानना चाहूँगा क्या कारण है कि जो समाचार के समूह हैं वो व्यावसायिक दृष्टि से साहित्यकार संपादक पसंद नहीं कर रहे हैं, या साहित्यकार जो हैं उस समाचार पत्र का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उसका परिणाम हमारे समाज को, खास करके पाठक वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। एक तो प्रभास जी साहित्यकार नहीं थे, और मैं साहित्यकारों के संपादक होने का मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैंने बताया कि ऐसा हुआ क्योंकि साहित्य के लोग संपादक हुए, और वो साहित्य की पत्रिकाओं की बात मैंने नहीं की, वो मुख्यधारा की पत्रिकाएं थीं। समाचार साप्ताहिक अगर है या कोई पारिवारिक साप्ताहिक है, लेकिन साहित्य के लोग आए तो उन्होंने साहित्य की जगह, एक साहित्य की जगह उस पत्रिका में बचा के रखी, थोड़ी जगह, ये कहना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि साहित्यकार ही जो है वो अच्छा संपादक हो सकता है वो खराब संपादक भी हो। और ऐसे भी नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, साहित्यकार बन गए और उन्होंने
कम से कम जो पत्रिका थी उसका उन्होंने नाश ही किया। वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कितनी जगह आप साहित्य के लिए निकाल सकते हैं। इसलिए संपादक का साहित्यकार होना ज़रूरी नहीं है, संपादक साहित्यकार रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पत्रिकाओं में जिनमें साहित्यकार नहीं थे, प्रभाष जी उसका प्रमाण है। प्रभाष जी ने कितना निर्मल जी पे आगे पर पूरा पूरा पन्ना, उस वक्त एक दैनिक अखबार जो कि राजनीतिक अखबार है मुख्यतः, लेकिन वो भी एक हाशिए पर जगह निकाल के रखे साहित्य के लिए, थोड़ा संगीत के लिए। कुमार गंधर्व पर भी पूरा पन्ना छप सकता था, रसूलन बाई पे छप सकता था। तो वो हमारा दायित्व है, क्योंकि समाज में एक संस्कारी समाज, संस्कार का मतलब मैं कोई बहुत ओछे अर्थों में नहीं लेता हूँ, साहित्य का, कला का, लिखने पढ़ने का उस तरह का परिवेश मिले, ये संस्कार इस अर्थ में समाज के लिए हमारा दायित्व है। तो आपका जो पाठक है उसको सिर्फ आप ये नहीं बताते हैं कल कहाँ हत्या हो गई, कल कहाँ घोटाला हुआ है, कल कहाँ किसने आरोप लगाया है वगैरह, वो चीज़ें तो ठीक हैं। और छोटी जगहों पे आप जाएंगे तो गाय मर गई, भैंस मर गई वगैरह, इस तरह की खबरें भी अखबारों में छपी मिलेंगी। लेकिन इनके बीच में एक सृजनात्मक दुनिया भी है, उसकी जानकारी, उसकी गतिविधियों की जानकारी आप दें, ये दायित्व है। क्योंकि समाज का हिस्सा वो भी चीज़ है। हमारे यहाँ जनसत्ता में हमने एक पूर्णकालिक संवाददाता थे, राकेश तिवारी, खुद कथाकार थे, और प्रेम जी को याद होगा साहित्य अकादमी की गतिविधियाँ और साहित्य की, क्योंकि जब दिल्ली में तो बहुत गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन जो फ्रीलांसर होते हैं उनकी मदद भी लेते थे, लेकिन वो पूर्णकालिक संवाददाता थे। और मेरे ख्याल में बड़ा अगर कोई आयोजन हो तो उसकी जानकारी जनसत्ता में मिल जाएगी, प्रामाणिक जानकारी, ऐसा लोग मानते थे। तो इसकी गुंजाइश जो है, इसकी जगह कम हो गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि साहित्यकार का संपादक होना कतई आवश्यक नहीं है। साहित्यकार साहित्य की दुनिया में अपना काम करें, लेकिन जो संपादक हों उनमें कम से कम साहित्य की समझ हो या न हो, कम से कम इतना तेवर तो हो कि वो इसकी साहित्य की जगह को बचाने में मदद करना उनका दायित्व है, इसको समझ सकें। पर दुर्भाग्य से अब ऐसा नहीं है। जी, आपकी तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि प्रभाष जोशी जी साहित्यकार नहीं थे। फिर भी जनसत्ता का एक बड़ा पुराना पाठक होने के नाते मैं ये जरूर समझता हूँ कि प्रभाष जोशी जी एक लेखक, अच्छे लेखक जरूर थे, और ख़ास करके खेलों पर और कई चीज़ों पर उनकी टिप्पणियाँ बड़े ध्यान से पढ़ी जाती थीं। और एक दौर भी था जनसत्ता का, मैं कह सकता हूँ कि उसका संपादकीय पृष्ठ लोग कई दिन तक बचा के रखते थे, आज नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ते थे, दूसरे दिन पढ़ते थे। साहित्यकार संपादक हो न हो ये बात ठीक है आपकी, उसकी साहित्य में रुचि हो और वह अपने अखबार के पन्नों पर साहित्य को जगह दे, ये जरूरी है। ये उसकी रुचि पर भी निर्भर होता है। लेकिन अभी आपने अपने पहली बात में कहा था कि खास करके जैसे संस्मरण है, यात्रा संस्मरण है, उसको कुछ लोग साहित्य की विधा ही नहीं मानते हैं। इस बार जब ममता कालिया जी को संस्मरण पर साहित्य अकादमी मिला है तो उस पर भी चर्चा हो रही है। मेरे मन में ये प्रश्न है कि संस्मरण हो या यात्रा संस्मरण हो, वह भी एक साहित्यिक सृजन ही है, भले उसका आधार कुछ हो, तो उसको इस तरह से उपेक्षित क्यों किया जाए जबकि उसके पाठक भी अच्छे हैं। तो संस्मरण और यात्रा संस्मरण को साहित्य की विधा में सर्वव्यापकता या सर्व स्वीकृत क्यों नहीं हो रही है? ममता जी का विवाद कुछ और ढंग से खड़ा हुआ, क्योंकि उस वक्त उस पैनल में जो और नाम थे, जैसे शिवमूर्ति जी हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार उसमें हैं। तो उस वक्त वो मुद्दा उठाते हुए लोगों ने ममता जी की बात करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने तो संस्मरण ही लिखा है, और उस संस्मरण के नाते वो कोई बहुत अच्छी किताब नहीं है, मैं भी नहीं मानता हूँ। लेकिन ममता जी अच्छी कथाकार हैं, उनका गद्य अच्छा है और बरसों से लिख रही हैं, तो हमारे यहाँ तो होता यही है। अगर आप ऐसा हिसाब लगाने बैठे हैं तो सही किताबों पर तो कम ही पुरस्कार मिले होंगे। खुद अग्गे को जो पुरस्कार मिले, उन्होंने खुद माना था, मेरी अपनी बात अग्गे जी से हुई थी, तो वो नहीं मानते थे कि जो किताब जिस किताब पर उनको अकादमी का पुरस्कार मिला वो उनकी श्रेष्ठ रचना थी। ऐसा और भी लेखों के बारे में कहा जा सकता है। एक तरह से साहित्य अकादमी
भूल सुधार करती है और वो भूल सुधार ही मानना चाहिए, वरना वो संस्मरण की किताब, लेकिन संस्मरण की विधा साहित्य की विधा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि रचनात्मक विधा है, सर्जन उसमें होता है, और अगर किसी संस्मरणात्मक किताब को सम्मान मिलता पहले, तो मैं कहता कि अच्छी बात है। अब भी अगर मिला है, मैं बुरी बात नहीं मानता हूँ। किताब काश जो है वो और बेहतर होती है, ममता जी को जो है वो किसी और वक्त में सम्मानित किया जाता। पर खैर, पर मेरा कहना ये था कि विवाद जो है वो इस वजह से हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनकी उपेक्षा होती है, तो समाज में एक प्रतिक्रिया होती है। और दुर्भाग्य से ये दौर ऐसा है कि इसमें लोगों के विचार देख करके भी लोगों को सम्मानित किया जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है। और ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था। विचारधारा देख करके, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि भी एक तरह का एक जातिवाद है कि आप पहले देखें कि कौन किस विचार का है, उसके बाद उसको सम्मानित करें। तो ऐसे लोग भी सम्मानित हो गए, ऐसे लोग भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर उनको बैठने का मौका मिल गया जो उसके योग्य नहीं हैं। लेकिन अगर सरकार मानती है या सरकार में काम करने वाले लोग मानते हैं कि ये लोग हमारे विचार के हैं और इनको खुश रखना चाहिए, तो ये एक तरह का जातिवाद जो है वो पनप रहा है। और उसकी चपेट में साहित्य अगर आता है तो इसकी चिंता करना साहित्यकारों का दायित्व है। तो इसलिए साहित्य में प्रतिक्रिया हुई, हलचल हुई, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारे वक्त के बहुत सारे महत्वपूर्ण साहित्यकारों की उपेक्षा हुई। और जब तब ऐसे साहित्यकारों को सम्मान मिला, और इतर कारणों से मिला, रचना की वजह से नहीं मिला, और कारणों से दूसरों की उपेक्षा हुई और कुछ का सम्मान हुआ, तो मेरे ख्याल में इस बहस के पीछे ये कारण रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसको मैं अनुचित भी नहीं मानता हूँ। एक प्रश्न ये उठता है कि साहित्यिक पत्रकारिता में कुछ लोग जो साहित्यकार हैं और साहित्यिक पत्रिका के संपादक हैं, वो साहित्य ज़्यादा दे रहे हैं या मुख्यतः साहित्य दे रहे हैं, लेकिन पत्रिकाओं की पहुंच अखबारों की तुलना में कम है। अखबार में जो साहित्यिक पृष्ठ आते थे, पहले साप्ताहिक आते थे, 1 या 2 पृष्ठ आते थे, उनकी पहुंच दूर तक होती थी और साहित्य और साहित्यकार भी पहुंचते थे। तो एक तो यह है कि निश्चित रूप से ये व्हाट्सएप और इसके युग में यूट्यूब के अखबारों पर खुद संकट आ गया है, उनकी प्रसार संख्या खुद कम हो रही है। लेकिन अगर उसमें से भी साहित्यिक पृष्ठ हटा दिए जा रहे हैं तो साहित्य की स्थिति भविष्य में क्या होगी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। भविष्य के बारे में तो देखिए, मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता और न मेरी इसमें कोई दिलचस्पी है। और भविष्यवाणी के नाम पे इतनी आजकल तो अंधविश्वासों का ज़माना है, हाथ दिखाइए। और मैं तो ये मानता हूँ और इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब मैं जनसत्ता का संपादक हुआ, यानी दिल्ली चंडीगढ़ में भी मैं चंडीगढ़ संस्करण का संपादन ही करता था, लेकिन जब दिल्ली आ गया तो मैंने पहला काम ये किया था कि हमारे अखबार में जो रोज़ का भविष्यवाणी छपता है वो मैंने बंद कर दिया था कि आज आप निकलेंगे तो क्या होने वाला है वगैरह। मतलब ये सब लोगों को गुमराह करने की चीज़ें हैं। और भी इस दौर में तो ये अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, और ऊपर से नीचे तक। जब इस देश में ऊपर से ये कहा जाए कि हमारे यहाँ गणेश जी की गर्दन काट के हमने हाथी की गर्दन काट के हमने गणेश जी की रचना की, और सर्जरी कितनी हमारे समृद्ध थी, और वो भी आप डॉक्टरों के बीच बैठ के बात करें, तो आप मान के चलिए कि मतलब आप समाज में एक वैज्ञानिक समझ वाला समाज जो है उसको बनाने को लेके बहुत इच्छुक नहीं है। पर साहित्य की चूँकि आपने बात की, और उसको लेके तो मेरा ये मानना है कि आपका दायित्व संपादक के नाते ये है कि एक जो समाज आप रचते हैं उस समाज को कम से कम इस तरह की चीज़ों में न उलझाएं। इसलिए मुझे आप भविष्य के बारे में न पूछें, पर मैं ये कहता हूँ कि आज का जो परिवेश है उस परिवेश को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आगे वो सुधार उसमें होगा मुश्किल काम है। क्योंकि जो लोग संपादक हैं या जिनके हाथ में डिजिटल मीडिया है, या जिनके हाथ में पोर्टल है, या जिनके हाथ में यूट्यूब का चैनल है, या जो अब
चैनल खरीद लिए गए हैं, जो ज़्यादातर आप जानते हैं सेठों ने खरीद लिए, उनके चंगुल में हैं, और किन के लिए खरीद लिए ये भी हम लोग जानते हैं। तो उनकी क्या दिलचस्पी होगी साहित्य में, तो उसको देख करके अगर मैं हिसाब लगाने बैठूं तो भविष्य में तो कोई नहीं लगता कि साहित्य के आयोजनों को, सिवाय उनके जो बड़े पैमाने पे होते हैं, जिनका करोड़ों में 200-400 करोड़ का बजट होता है, और आजकल CSR के नाम पे बहुत पैसा उनको मिलने लग गया, तो उसमें हिसाब किताब होता है, उसमें प्रचार का भी बजट होता है, और वो जो एक नेक्सस काम करता है उसमें कोई जगह निकल आए और वो लोग इसी तरीके से सिनेमा के लोगों को, ग्लैमर के लोगों को इकट्ठा करके, और साहित्यकार हैं या नहीं हैं, लेकिन उनको साहित्यकार बता करके उनकी थोड़ी बहुत अगर खबर टेलीविज़न पे या और किसी माध्यम में आपको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जिसको सचमुच हम गंभीर साहित्य मानते हैं, असल साहित्य मानते हैं, उसकी आज की परिस्थितियों को देखते हुए वो स्थिति सुधर जाएगी, मैं कम से कम इसमें नाउम्मीद हूँ। मतलब मुझको उम्मीद नज़र नहीं आती, इसलिए कि अब उस तरह का, जो मैंने पहले भी कहा कि संपादक का अपना एक पढ़ने का अभ्यास होता है, उसका भी पढ़ने का एक संस्कार, एक सिलसिला होना चाहिए। वैसे लोग अब आते नहीं हैं, तो उनको वो चीज़ फालतू लगती है। उनको लगता है कि ये हम अपने चैनल में अगर इसकी जगह देंगे, अखबार में इसकी जगह देंगे, वो नहीं मानते कि एक हाशिया बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जिस पीढ़ी में बड़े हुए, तो उसमें दिनमान में या साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक जगह पर कला की समीक्षा है, आधा पन्ना शायद प्रयाग शुक्ल लिख रहे हैं या विनोद भारद्वाज लिख रहे हैं, सिनेमा पर भी कुछ लिखा जा रहा है, कुंवर नारायण कभी कभी लिख रहे हैं, रघुवीर साय ऐसे समझदार लोगों से बहुत लिखवाते थे। हमारी समझ बनी सिनेमा के बारे में, हम नहीं जानते थे फेलिनी कौन है, ट्रुफो कौन है, किस्लावस्की कौन है, आइजनस्टाइन कौन है, कुरोसावा, ऋत्विक घटक, लेकिन गंभीर सिनेमा और समझदारी का सिनेमा है, उस सिनेमा की जगह बना के रखी, उन पे लिखने वाले समझदार हैं, उनको साथ में लिया, तो हमारी भी एक समझ बनी कि हाँ, ये एक गंभीर सिनेमा जो है उसकी जगह भी समाज में होती है। सिर्फ आप शोले या आन मिलो सजना या वगैरह इस तरह की फिल्में ही नहीं होती हैं। तो वो एक जगह बना के रखी, लेकिन आधा पन्ना एक पन्ना ही होता था। पेंटिंग के बारे में कौन चित्रकार हैं, पेंटर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तब हम जानते थे कि देखिए ये जगदीश स्वामीनाथन हैं, काम कर रहे हैं, जतीन दास काम कर रहे हैं। जो भी आधुनिक जो समझ कला की है वो हम लोगों को अर्जित हमने कहाँ से की, हमने उस पत्रकारिता से ही अर्जित की। वो इसलिए कि संपादक को भी उसकी जानकारी थी, वो भी लिखते थे, कई बार उन जगहों पे पाए भी जाते थे, दिखाई भी देते थे, खुद वहाँ चले जाते थे। तो अब ऐसे संपादक आते ही नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है, पेंटिंग की भी जानकारी नहीं है। हमारे घर पे संपादक आए और एक पेंटिंग एस हर्षवर्धन की बैठक में है, उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है, तो पेंटिंग का मतलब थोड़ी समझा जाता है। पेंटिंग को समझा जाता है, आपको अनुभव होता है, अच्छा है, कुछ फील, जैसे आप प्यार में दो लोग बैठे हैं, नदी किनारे बैठ के पत्थर फेंकते हैं, तो अब आप अर्थ थोड़ी पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, कोई अर्थ नहीं है। तो पेंटिंग जो है या शास्त्रीय संगीत है या गंभीर साहित्य है, उन सब में चीज़ों में आप अर्थ नहीं खोजते रहते हैं, वो चीज़ उससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। तो उतनी गहराई की समझ संपादक में हो, तब वो लिखने वालों का चयन करे जो उस गहरी समझ के साथ लिखें, और उस चीज़ का चुनाव करें कि इस किताब की या इस सिनेमा की या इस संगीत की या नृत्य की प्रस्तुति के बारे में हमारे यहाँ पे छपना चाहिए। तो वो परिवेश जो है वो छींच गया, जो मैंने शुरू में कहा, तो वो अगर आज नहीं है, कल ठीक हो जाएगा, ये कहने का मेरे पास कोई आधार नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी की तरफ रुख करता हूँ। आप करीब 20 साल से ज़्यादा हो गया व्यंग्य यात्रा जैसी व्यंग्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, और कई बार मुझसे बातचीत में आप कह चुके हैं, और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि आपने व्यंग्य यात्रा को एक मिशन बनाया है, और वो साहित्यिक पत्रकारिता का मिशन है। साहित्य पत्रकारिता की बात आती है तो खासकर व्यंग्यकार भी हैं तो बहुत पीछे तक जाते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि साहित्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ आप कहां से मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राड़ी जी कि आपका ध्यान मुझ पे भी गया, नहीं तो मुझे लग रहा था अभी कोई आएगा कि अभी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं हम लोग। और क्योंकि अगला सत्र, ये सत्र विलम्ब से शुरू हुआ,
तो अगला सत्र तो समय से हो, और पर विलम्ब से आरंभ होने का मुझे जो लाभ हुआ कि आचार्य जी और ओम जी के साथ बैठकर व्यंग पर और व्यंग की और चीज़ों पर लेकर बहुत, और मैं समृद्ध हुआ आचार्य जी आपसे जो बात की। मित्रों, दूसरी बात यह है कि ये जो आयोजन है, ये मेरे जो अग्रज मित्र हैं गोविंद व्यास, उनके परामर्श से डॉक्टर रत्नावली कौशिक, उनकी पूरी टीम जिस तरह से वो आयोजन कर रही है, मैं कामना करता हूं कि हमारे मित्र गोविंद व्यास जल्दी स्वस्थ भी हों, इस कारण से, नहीं तो वो आपको हर समय यहीं दिखाई देते। तो मित्रों, ये जो एक मुझे लगता है कि हिंदी भवन एक इतिहास रच रहा है। इससे पहले कभी साहित्य उत्सव नहीं किया गया जहाँ तक मेरी, और इतनी गंभीरता से इतनी विचारधाराओं के लोगों को एक खुले मंच के रूप में। नहीं तो ओम जी जानते हैं कि ज़्यादातर मंच जो है वो कितने संकुचित हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आजकल विचारधाराएं लगभग कहीं नेपथ्य में हैं और गुटबाजियां ज़्यादा प्रमुख होती जा रही हैं। अब ओम जी चाहे इतना आपने सुना भी उनसे, उम्र में चाहे मुझसे छोटे हैं, पर अनुभव में बहुत बड़े हैं। और आपको मैं बुजुर्ग कहूँ तो अच्छा, और मैं तो 21 वर्ष का हूँ, सिर्फ 21 वर्ष से पत्रिका निकाल रहा हूँ। और हिंदी भवन का आभार इस मामले में मानता हूँ कि व्यंग को भी आपने मंच दिया। व्यंग जिसको शूद्र विधा माना जाता है, कभी अस्पृश्य माना जाता है, व्यंग पे बातचीत नहीं होती है, हिंदी भवन ने ऐसे बहुत काम किए व्यंगश्री सम्मान और उसके माध्यम से। दूसरी बात यह मित्रों, जब मैं पत्रकारिता की, साहित्यिक पत्रकारिता की बात करते हैं, तो हम जी जानते हैं कि एक साहित्यिक पत्रकारिता का स्वर्ण युग जो है 60-65 के करीब था, जब अचानक उस समय जो धर्मयुग, सारिकार, इस तरह की पत्रिकाएं चल रही थी साहित्य की दृष्टि से, अचानक उनके विरुद्ध जो है सेठाश्री पत्रिकाएं हैं और उस पर विरोध हुआ। और फिर अभी इन्होंने बात की साहित्यकार अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं। उस समय बहुत सी साहित्यिक पत्रिकाएं एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में थी। चाहे उत्तरार्ध देख लीजिए आप सर, संचेतना महीप सिंह निकालते थे, सचेतन कहानी के रूप से देख लीजिए। इसी तरह से बहुत सारी पत्रिकाएं इस तरह थी। और उस समय लगभग हर साहित्यकार जो है वो एक संपादक के रूप में आया और अपनी विचारधारा को, अपनी चीज़ों को लेकर सामने आ रहा था, और वो पढ़ने लिखने का समय था। तो एक रंगीन पत्रिकाओं के साथ साथ ये इस तरह का जो चीज़ें सामने आई, कमलेश्वर भी उसमें, उन्होंने भी शुरू किया समांतर कहानी का आंदोलन जो शुरू किया। इस दृष्टि से आज जो मैं देखता हूँ, आज का समय जिसका जिक्र जो है अभी ओम थानवी जी ने भी किया, कि मेरा मानना यह है कि 21वीं सदी जब से आरंभ हुई है, उपभोक्तावाद आरंभ हुआ है, हर चीज़ धीरे धीरे आप देखेंगे प्रोडक्ट होती जा रही है, वस्तु होती जा रही है। कभी स्वास्थ्य जो है प्राथमिकताएं होती थी, जो सामने बैठा है उन पे विश्वास होता था कि मेरा ठीक इलाज करेगा, पर आज स्वास्थ्य भी जो है, स्वास्थ्य सेवाएं भी जो हैं, वो भी प्रोडक्ट हैं। आप जाते हैं, आप उनके लिए वस्तु हैं। आपके कितने टेस्ट कराए जाएं ये आपको भी मालूम नहीं है। हर आदमी स्पेशलिस्ट से, आप अगर उसके पास आँख दिखाने जाएं कि मेरी आँख में कुछ हो गया है, वो कहेगा टेस्ट कराइए। टेस्ट कराएंगे, उसके बाद वो आएगा, नहीं मेरा नहीं, उस वाले का जो है काम है, आप उधर जाइए। 3 डॉक्टरों के पास भेज देगा, तीनों की आप फीस देंगे, तीनों आपसे अलग अलग टेस्ट कराएंगे। ये युग है। शिक्षा, अब आप देखिए हमारे समय में हम लोग 12.5 रुपये का पास बनता था, 15 रुपये फीस देते थे। आज शिक्षा कैसे प्रोडक्ट बन गई है, किस तरह से, चाहे वो स्वास्थ्य की चीज़ हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, वो न्याय तक प्रोडक्ट है जिसको आप बेच और खरीद सकते हैं। इसी तरह से मैंने देखा धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे कि साहित्य भी जो है और चीज़ें भी जो है, अभी ओम जी ने जिक्र किया साहित्य उत्सवों का, अब वहाँ पे भी क्या है कि वो किस तरह से साहित्य के नाम पे और चीज़ों को बेचा जाए और चीज़ों को जोड़ा जाए जो यहाँ नहीं है। वहाँ पे अलग अलग तरह के साहित्य के नाम पर, मतलब सब जानते हैं उन सारी चीज़ों को,
तो धीरे धीरे जो है ये भी चीज़ें प्रोडक्ट बन गई हैं। पर हम जानते हैं कि समाज जब खराब होता है या समाज को दिशा चाहिए होती है, समाज में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो निश्चित रूप से विचार भी जन्म लेता है, विचार उनसे संघर्ष करता है। विचार देने वाले लोग कम होते हैं पर वो देता है। और मैं मानता हूँ कि साहित्यिक पत्रिकाओं की जिम्मेवारी वही है कि वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी इस तरह के चीज़ों के, होते हैं सब आर्थिक पक्ष उसके होते हैं, पर उसके बिना जो है वो काम करे। और वो निश्चित रूप से एक विचार तत्व जो है वो आपको देता है। अभी हम लोग साहित्यिक पत्रकारिता के बात कर रहे थे, तो मैं मोटा मोटी मानता हूं कि हमारे दौर में इस समय जो है 3 तरह की मैं ओम जी साहित्यिक पत्रिकाएं मानता हूं जो हमारे समय में चल रही हैं। एक ऐसी हैं जो समृद्धशील साहित्यिक पत्रिका है, मतलब उनके पास समृद्धि जो है भरी हुई है। ऐसी पत्रिकाएं कौन सी हैं? जो बड़े बड़े घरानों से निकलती हैं, जो सरकारी पत्रिकाएं हैं, उनके पास पूरा दफ्तर है, उनका विज्ञापन विभाग अलग है, उनके पास उपसंपादक भी होता है, उनके पास कार्य करने वाले और लोग भी होते हैं, पैसे की उनको इतनी चिंता नहीं होती है, और उनके पास चाय वाय पिलाने के लिए, अब संपादक पर चला है तो वो चाय पिलाने वाला भी मिलता है। दूसरी तरफ से वो पत्रिकाएं हैं जिनको मैं मानता हूँ थोड़ी साधन संपन्न साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। उनका साधन है, उनका अपना दफ्तर भी है, उनके संपादक को कई बार तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती है, वैतनिक भी रहते हैं, वो लोग मानते हैं इस चीज़ को, पर एक पूरा छोटा सा कार्यालय भी होता है। और ऐसी विचारधारा, ऐसी पत्रिकाएं विचार के आधार पर जन्म लेती हैं। एक विचार से जुड़कर जो है हम देखते हैं हमारे समय में बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो विचार के साथ चल रही हैं, और उनके समर्थक, उनके सिंपैथाइजर्स, उनके जो कार्यकर्ता, वो उसकी ताकत होते हैं, वो पाठक जो है वो उसकी ताकत होते हैं। और ऐसी पत्रिकाओं का सर्कुलेशन भी अगर आप देखेंगे तो 10-20 हज़ार से ऊपर के करीब हो जाता है। मित्रों, तीसरी तरफ से पत्रिकाएं जो हैं जिनको मैं मानता हूं वो है विपन्न साहित्यिक पत्रिकाएं, गरीब वंचित साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। और इसमें संपादक जो होता है वही पीर, बावर्ची, भिश्ती सब कुछ होता है। पैसा उसको मिलने की अलग बात है, वो जेब से पैसा भी लगाता है। और इसके अलावा जो है अगर आप उसके दफ्तर में सोचे जाएं तो उसका घर उसका दफ्तर होता है, और चाय पिलाने वाला छोटू भी उसके पास नहीं होता, ये सेवा उसकी पत्नी करती है। और आजकल सेल्फी का दौर है तो ज़्यादातर लोग ये भी आ जाते हैं कि मैडम या सर आप हमारी फ़ोटो खींच दीजिए, बेटा बहू, ये सब काम वो लोग करते हैं। तो इस तरह की पत्रिकाएं हैं हमारे समय में, और वो पत्रिकाएं जो हैं वो भी किसी मकसद के साथ निकले तो बढ़िया है। अभी पीछे अगर हम ओम जी ध्यान हो, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इस तरह की पत्रकारिता, पीछे अभी मैं सुना था जब राजीव रंजन बैठे हुए हैं, इन्होंने बात कर रहे थे उनसे, अपना प्रसून जोशी से, आज के समय को लेकर बात कर रहे थे। राजीव भाई, आप देखिए कि आज का समय और पहले के समय में कितना अंतर आ गया है। एक समय वो था जब साहित्यिक पत्रिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन, शासन जो है वो मदद करता था, आगे आता था। एक समय था, ये समय था उनका शीला दीक्षित का। आपको मालूम है वो उन समय में वो हर पत्रिका को हर अंक के लिए 30,000 रुपये का तब विज्ञापन देती थी। अगर आपकी पत्रिका साप्ताहिक है तो आपको 4 विज्ञापन मिलेंगे, मासिक है तो 1 मिलेगा, त्रैमासिक है तब भी 1 मिलेगा। और इस चीज़ का लोगों ने लाभ भी उठाया, 4 पेज के साप्ताहिक पत्र निकाले, उससे विज्ञापन लिए और अपना घर बनाया। ये भी हुआ। पर उस समय आप देखते कितने साहित्यिक पुरस्कार मिलते थे, पर और उस समय केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसी संस्थाएं
साहित्यिक पत्रिकाओं की मदद करती थी, खरीद करती थी, पुरस्कार देती थी। आज आप समय देख लीजिए, कौन सा निदेशालय, कौन सा संस्थान किसी साहित्यिक पत्रकारिता को मदद कर रहा है? नहीं है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी की सारी वंचित पत्रिकाएं हैं। इन सारी पत्रिकाओं को निकालने वाले, अब मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। मैं बता सकता हूं? अच्छा मित्रों, मैं 2004 में मैंने व्यंग यात्रा का प्रकाशन आरंभ किया। और ये क्यों किया कि मुझे लगा कि मैं लिख रहा हूं, परसाई, शरद जोशी, इन सब ने लिखा, पर मैंने देखा लिखा बहुत जा रहा है, पर व्यंग पर बातचीत नहीं हो रही, व्यंग का विमर्श नहीं हो रहा। आप परसाई के समय में आप सारे रचनाकारों के नाम गिना सकते हैं। आप गिना सकते हैं परसाई, शरद जोशी, लाल शुक्ल, लतीफ घुंगुई, शंकर पुरंदर, गिनते चले जाइए। पर क्या एक भी व्यंग आलोचक का नाम गिना सकते हैं आप? नहीं है। व्यंग विमर्श की जमीन बंजर। तो मुझे लगा कि व्यंग पर बातचीत नहीं होगी, व्यंग कैसा लिखा जा रहा है, तो व्यंग कैसा लिखा जा रहा है तो निश्चित रूप से एक अराजकता उसमें आएगी। और इस कारण से वो अराजकता को मुझे लगा कि भाई अगर दूर कर सकते तो व्यंग पर विमर्श किया जाए। और इस कारण से मैंने सोचा, क्योंकि मैं लेखक हूं और लेखक के रूप में मेरे अपने अलग दायित्व हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह की पत्रिका निकालता हूं जो व्यंग विमर्श पर केंद्रित हो। फिर मैंने सोचा हो सकता है ये पत्रिका लोगों को पसंद ना आए, तो मैंने उस समय सोचा 5 अंक प्रयोग के रूप में निकालता हूं, और अगर नहीं जचेगा तो मैं इसको वापस ले लूँगा, इस अपने प्रस्ताव को वापस ले लूँगा और मैं लेखन में लग जाऊँगा। मैंने 5 अंक निकाले। पहला अंक था व्यंग का मनोविज्ञान क्या होता है। दूसरा था कि व्यंग में जो पौराणिक प्रयोग जो होते हैं, ये जिस तरह से पौराणिक आधारों पर लिखा जाता है वो किस प्रकार से होता है, व्यंग की भाषा क्या होती है, व्यंग कविता जो है वो उसकी कबीरी धार कहाँ है, व्यंग की शाश्वतता क्या है। जो टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, व्यंग लिखे जाते हैं, जो परसाई ने लिख दिया और निजलिंगप्पा का प्रयोग कर दिया, या शरद जोशी ने लिखा, और भी शरद जोशी हैं, शरद जोशी से बाद आज हम शरद जोशी को, दूसरे खेती शरद जोशी को जानते नहीं हैं, तो वो क्या है, वो व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ। तो इन चीज़ों पे मैंने निकाला, और निकाल के जब छोड़ा तो मुझे लोगों से जो प्रोत्साहन मिला, मैं आपको मालूम, श्रीलाल शुक्ल, नामवर सिंह, निर्मला जैन, उन्होंने लिखा भी, निर्मला जैन ने व्यंग के मनोविज्ञान पे भी लिखा, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, उस समय विजय और नाम की पत्रिका निकालते थे वो, बहुत सारे लोग, मतलब एक बहुत लंबी सूची, सबके मुझे पत्र आए कि आप पत्रिका निकालिए। तब मैंने निकालना शुरू किया, और अब भी, तब ये 20 रुपए की थी और आज भी 20 रुपए की है। और अगर मैं इसका आपको दिखाऊं कि 180 पेज की भी कविता जो पत्रिका है 20 की रही। कारण क्या है? मैं ये मानता हूं कि ये मिशनरी सोच है कि व्यंग विमर्श को स्थान देने के लिए एक मिशनरी सोच के तहत मैंने इसको निकाला। और इसीलिए पीछे एक हमारा कार्यक्रम था, तो राहुल देव जो पत्रकार थे, तो वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने पत्रिका देखी, बोले अब भी 20 रुपए की। तो उन्होंने कहा कि प्रेम जन्मेजय को आप जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, ये महंगाई नहीं बढ़ने देगा। ऐसे ही अभी पीछे विष्णु नागर ने लिखा तो पत्रिका को लेके, उसकी कीमत को लेके। पर मैं मानता हूँ कि ये, जैसे मैं ये साहित्य उत्सव, ये साहित्य के कार्यक्रम जो लोग करते हैं, मैं ये भी मानता हूँ एक मिशनरी सोच है, और जो कबीरी सोच की है कि मैं घर जला अपना लिए मुरारा हाथ, कि मैंने तो अपना घर जला लिया है, जो अपना घर जलाना चाहता है वो आए। तो उसमें मैंने क्या किया कि आप मानेंगे कि मैंने जब ये सोचा कि पत्रिकाएं जो है उसमें विमर्श नहीं है, जब मैंने ये देखा कि परसाई पर बहुत सारे लेख मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, उसका कारण क्या है? वो प्रगतिशील खेमे से जुड़े हैं, उन पर लिखने वाले बहुत हैं। पर शरद जोशी पर आप मुझे 2 या 3 किताबें दिखा, 2-3 किताबें जो हैं उन पर रिसर्च किया है किसी ने, वो है। फिर मैंने शरद जोशी पे अंक निकाला। रविन्द्रनाथ त्यागी पे नहीं मिलती है,
श्रीलाल शुक्ल पे उनके राग दरबारी के कारण खूब थीसिस हुए। उन पर जब मैंने अंक निकाला, क्योंकि राग दरबारी का आपको मालूम है शुरू में बहुत विरोध हुआ था, और नित्यानंद तिवारी जी ने कहा था ये घटनाओं का जंजाल है और इसको माना ही नहीं था। फिर उनसे मैंने उसका पुनर्पाठ कराया, और श्रीलाल जी पर जब मैंने अंक निकाला, जिस पे पुनर्पाठ के रूप में निर्मला जैन ने और नित्यानंद तिवारी ने लिखा, तब उसके बाद मुझे इतना अच्छा तमगा मिला जब मुझे श्रीलाल जी ने कहा कि इस अंक ने मुझे रिबिल्ड किया है। मतलब दोबारा से नित्यानंद तिवारी जैसे बड़े आलोचक ने माना कि राग दरबारी जो है निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैं आपको दो अंक जो दिखाना चाहता हूँ। एक ये जो देखिए परछाई पे जो अंक था, ये परछाई पे अंक है, और ये मोटा देख लीजिए, इससे 2 अंक निकाले थे इसी तरह के। इसी तरह से ये श्रीलाल जी पे अंक है पूरा, उस पे निकाला था। और बढ़िया बात एक और है, रत्ना इस बात को जानती हैं कि गोपाल प्रसाद व्यास ने इतना लिखा है, उन पर उसकी तुलना में जितना उन पर लिखा जाना चाहिए उतना नहीं लिखा गया, आलोचनात्मक दृष्टि से मानता हूँ। इसको केंद्र करके फिर मैंने उन पर गोपाल प्रसाद व्यास पे एक अलग तरह का अंक निकाला, और इसमें उनके अलग रूप में जो अब तक चर्चित हो चुकी उन चीज़ों पे बात नहीं की। तो मेरा मानना यह है राड़ी जी कि एक मकसद के साथ अगर आप पत्रिका निकालें तो बढ़िया है, और अन्यथा क्या है कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा बीच में, जब मैंने पत्रिका निकाली 3-4 अंक बाद और फिर 5वां अंक 6ठा अंक निकाला, तो उन्होंने कहा कि प्रेम जन्मेजय के लेखन की नाव रेत में फंस गई है कि अब लिखेगा नहीं। या किसी ने मुझे कहा बाद में, बलराम जैसे पत्रकार ने, कि प्रेम जन्मेजय तुमने व्यंग यात्रा का कुल्हाड़ा अपने पैर पे क्यों दे मारा। मतलब ये लोग ही चिंतक थे। पर मैं आपको बताऊं, मेरी समस्या संपादन नहीं है, मेरी समस्या क्या है, डिस्पैच। आपको बताऊं, अगर कालिदास के समय में ये डाक व्यवस्था होती ना तो कालिदास मेघदूत नहीं लिखते। ये डाक व्यवस्था आपको इतना दुखी करती है। पहले पत्रिकाएं आराम से जाती थी, उस पर भी देखिए, अब पत्रिकाएं आप बुक पोस्ट नहीं भेज सकते, रजिस्टर्ड बुक पोस्ट नहीं भेज सकते। अब आपको मैगजीन पोस्ट में, अगर आपकी पत्रिका 500 से ऊपर है, शुक्रिया है कि हमारी पत्रिका 1800 के करीब जो है जाती है, लोगों तक पहुंचती है, तो हम लोगों को एमपी पोस्ट मिल गया है। नहीं तो छोटी छोटी पत्रिकाएं मर रही हैं, उनको एक अंक पर जो भेजना होता है उस पर कम से कम 25-30 रुपए लगाने पड़ते हैं। तो ये जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है राड़ी जी साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर, मुझे लगता है इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे साहित्यिक पत्रकारिता जो है मर जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि राजीव रंजन भाई जैसे पत्रकार जो है इन चीज़ों को उठाएं कि क्यों। मेरा मानना ये है कि अगर विसंगत समय में विरोध का स्वर आपके पास नहीं है, व्यंग पत्रिका निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि विरोध के स्वर की कितनी कीमत आजकल देनी पड़ती है। पर मेरा मानना है कि अगर विसंगत समय में विरोध का स्वर आपके पास नहीं है तो आप नपुंसक हैं। विरोध का स्वर बहुत जरूरी है, और विरोध के स्वर को साथ देने वाले जो है वो बहुत जरूरी हैं। तो ये चीज़ें, ये खतरे हमारे सामने हैं, और निश्चित रूप से इन खतरों का मुझे लगता है कि बिना साथ चले एक दूसरे के, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम बड़ा काम कर रहे हो, बड़ी अच्छी पत्रिका निकाल रहे हो, तो मैं उनसे कहता हूँ अगर अच्छी पत्रिकाएं नहीं मिलेंगी, अच्छी रचनाएं नहीं मिलेंगी, तो अच्छी पत्रिका नहीं निकल सकती। और एक आखिर में एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जो संपादकों के सामने आ रहा है, मैं रचनाएं ले सकता हूँ, सबसे बड़ा मौलिकता का खतरा एआई है। लोग मुझे एआई में जाकर अपनी रचना उसको बताते हैं और वो मुझे भेजते हैं। मैंने प्रयोग किया, मैंने नवनीत में लेख भी लिखा था कृत्रिम मेधा के बारे में। मैंने उसको कहा, परप्लेक्सिटी को, कि मैंने कहा शरद जोशी की शैली में मुझे कृत्रिम मेधा पर रचना लिख के दे। उसने लिख के दे दी, और फिर पूछा क्या इसको संक्षिप्त करूं, क्या इसका नाटक बनाऊं,
और अभी भी अगर आप चले जाएं तो शरद जोशी के नाम से उन्होंने लिखा है उसमें कि प्रेम जन्मे के आग्रह पर ही रचना हमने तैयार की है। अब कोई आजकल 2 दिन में लोग उपन्यास लिख देते हैं, आपको कुछ नहीं करना। मैंने प्रयोग किया, मैंने एक उपन्यास जो उसको बोलता चला गया और वो मुझे उपन्यास के अध्याय देता चला गया। सबसे बड़ा खतरा यह सर, इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं है। मौलिकता का हनन हो रहा है और लोग जो है इतिहास लिखने में बरसों लगाते हैं। आज आप चाहें व्यंग्य साहित्य का इतिहास 4 दिन में लिख सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। इन खतरों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये साहित्यिक पत्रकारिता के भी, पूरी जगत के भी खतरे हैं, दूसरी पत्रकारिता के भी यही खतरे हैं, उसमें भी ये आ सकते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जन्मेजय जी। ये बात सही है कि कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ था, तो मैं आपके पास विलम्ब से पहुंचा, और वैसे भी व्यंग और व्यंगकार की रेंज में पहुंचने के लिए सोचना तो पड़ता है। मैंने एक प्रश्न किया था, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जन्मेजय जी ने मेरे बहुत सारे प्रश्नों को स्वतः लेकर के उसका जवाब दे दिया, खतरों के बारे में बताया। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये आपने कहा कि पत्रिका को डिस्पैच करने में कम से कम 25 रुपये लगते हैं। हमारी एक पत्रिका है समकालीन व्यक्ति, 80 पेज की है, करीब 150 ग्राम वजन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको भेजने में 42 रुपये लगते हैं, उससे कम नहीं लगता है, क्योंकि सरकार ने बुक पोस्ट और इस तरह की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब उसके ऊपर हम बड़े प्यार से लिखते हैं रजिस्टर्ड पार्सल, तब वो जाता है और 42 रुपये लगता है। 200 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो और देना पड़ेगा। खतरे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने इन खतरों के प्रति आगाह किया, बहुत सारी बातें सुनी और कहीं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आभारी हूँ आपका। एक सूचना देना चाहूँगा, ये जो इन्होंने अभी बात की है इसकी कि इतने पैसे लगते हैं, अगर आपकी पत्रिका 500 से ऊपर छपती है तो MP पोस्ट में रजिस्टर्ड जाती है, आपको ट्रैक नंबर भी देते हैं, और उसमें मुश्किल से आपके 12, 15 या 18 रुपये इतने लगते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं लगते। तो जो इस पत्रिका निकाल रहे हैं, अगर वो उसका प्रयोग कर सकते हैं वो करें। इसकी जो फिक्र कर रहे हैं ना कि भेजना मुश्किल है, चलिए उसका रास्ता तो फिर भी निकलेगा। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतने साल से पत्रिका निकाल रहे हैं, 20 रुपये में आप उसको दे भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कम से कम ऐसा एक समाज तो है जहाँ तक आप उस पत्रिका को भेज रहे हैं। लेकिन अभी इस आयोजन में भी मैं देख रहा हूँ, और पिछले पखवाड़े राजगीर में भी एक नालंदा साहित्य समारोह था, उसमें भी गया, तो साहित्य को पढ़ने वाले, समझने वाले, सुनने वाले तो लोग ही नज़र नहीं आते हैं। हम ही लोग बोलते हैं, हम ही लोग सुनते हैं। तो आपको अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं और आपकी समस्या सिर्फ ये है कि भेजने में पैसा खर्च हो रहा है, तो मैं मानता हूँ फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। लोग तो हैं आने वाले वक्त में, और AI का आपने ठीक इशारा किया, मैं तो पकड़ भी लेता हूँ तुरंत। एक किताब मैंने देखी, उसका अनुवाद ही उसे किया हुआ था। लोग चिट्ठियाँ भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, तो उसमें जो विराम चिन्ह लगे होते हैं, मैं उसे पकड़ लेता हूँ कि ये AI से है। लेकिन वो जो समाज है जिसमें लोग आजकल अंकों को नहीं समझ पाते, अक्षरों को नहीं समझ पाते, तो वो समाज, और इतनी बहस आप करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, कुछ संपादकों को बुला करके आप बोलने के लिए कहते हैं और लोग ही नहीं हैं। तो अगर आप पैसा बेच करके भी कोई पढ़ने वाला है तो घाटे का सौदा नहीं है। आने वाले वक्त में वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये फिक्र की बात है।